पत्नी जी, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की है। वह भाई के नाम पर कलंक है। जैसे ही रंजना ऑफिस से आकर घर में घुसी, बहू रश्मि पानी का ग्लास उनके हाथ में थमाते हुए खुशी से हुल सते हुए बोली, माँ जी, 2 दिनों बाद मेरी दीदी अपने परिवार सहित भोपाल घूमने आ रही हैं। आज ही उन्होंने फोन पर बताया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी दीदी जीजा जी पहली बार यहाँ आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कोर कसर मत रखना। बाजार से लाने वाले सामान की लिस्ट आज ही अपने पापा को दे देना, वो ले आएंगे। हाँ माँ, मैंने तो आने वाले 3 दिनों में घूमने और खाने पीने की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। माँ, दीदी पहली बार हमारे घर आ रही है, यही सोचकर ही मन खुशी से बावरा हुआ जा रहा है। रश्मि कहते हुए खुशी से ओत प्रोत थी। बड़ी बहन मेरे लिए बहुत खास है। 12वीं की कक्षा में पापा ने जबरदस्ती मुझे साइंस दिलवा दी थी और मैं फेल हो गई थी। मैं शुरू से प्रत्येक क्लास में अव्वल रहने की वजह से अपनी असफलता को सहन नहीं कर पा रही थी और निराशा से घिर कर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तब दीदी की शादी को 2 महीने ही हुए थे। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर दीदी बिना कुछ सोचे बेचारे मुझे अपने साथ अपने ससुराल ले गई थी, जगह बदलने। और दीदी जीजा के प्यार से मैं धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी थी। मेरा मनोबल बढ़ने में जीजा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी मेहनत और प्यार का फल है कि मैं डेकोरेट करके आज कॉलेज में पढ़कर खुशहाली जिंदगी जी रही हूँ। माँ, कितना मुश्किल होता होगा अपनी नई नवेली गृहस्थी में किसी तीसरे व जवान बहन को शामिल करना। रश्मि ने अपनी दीदी की सुनहरी यादों को ताजा करते हुए अपनी सास से कहा, हाँ सो तो है बेटा, पर तुम उनकी यादों में खोई रहोगी कि कुछ तैयारियां भी करोगी। दीदी ने के कितने बच्चे हैं? रंजना ने उत्सुकता से पूछा। 2 बेटे हैं माँ। बड़ा बेटा अमन इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है और छोटा अर्णव 12वीं कर रहा है। रश्मि ने खुशी से उत्तर दिया। अच्छा, कहते हुए रंजना अपने 2 कमरे के छोटे से घर पर नजर डाली, जो 4 लोगों के आने से ही भर जाता था। उन्हें अपने पति के साथ मिलकर बड़े जतन से इस घर को उस समय बनाया था जब बेटी का जन्म हुआ था। तब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, सो किसी तरह 2 कमरे बनवा लिए थे। उसके बाद बड़ा परिवार हो गया और पर घर उतना ही रहा। कितनी बार सोचा भी कि ऊपर 2 कमरे और बनवा ले ताकि किसी के आने पर परेशानी ना हो, पर सुरसा की तरह मुंह फाड़ता इस महंगाई में थोड़ा सा पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, देखा जाएगा। 2 दिन बाद सुबह ही रश्मि की दीदी परिवार सहित आ गई। सभी लोग हंसमुख और व्यवहार कुशल थे। शीघ्र ही रश्मि के दोनों बच्चे 12 वर्षीय ध्रुव और 8 वर्षीय ध्वनि दीदी के बेटों के साथ घुल मिल गए। पुरुष देश विदेश की चर्चाओं में व्यस्त हो गए। वहीं रश्मि और उसकी दीदी किचन में खाना बनाने के लिए साथ साथ बातों में मशगूल हो गई। रंजना स्वयं भी नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। नहा धोकर सबने पेट भर नाश्ता किया। रश्मि ने खाना बनाकर पैक कर लिया ताकि घूमते फिरते भूख लगने पर खाया जा सके। पूरा दिन भोपाल घूमने के बाद रात का खाना सबने बाहर ही खाया। माता पिता के लिए खाना रश्मि के पति ने पैक करवा लिया। घर आकर ताश की महफिल जम गई, जिसमें रंजना और उसके रिटायर्ड पति भी शामिल थे। रात्र में हॉल में जमीन पर ही सब बिस्तर लगा दिए। सभी बच्चे एक साथ ही सोए, बाकी सदस्य भी वहीं एडजस्ट हो गए। रश्मि की दीदी ने पहले ही साफ कह दिया था कि मम्मी पापा अपने कमरे में ही लेटेंगे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने रात्रिकालीन कार्य और दवाइयाँ इत्यादि लेने के बाद जब रंजना हॉल में आई तो कम जगह में भी सबको इतने प्यार से लेटे देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। अचानक बच्चों के बीच ध्वनि को लेटे देखकर उनका माथा ठनक गया। वो अचानक बहुत बेचैन हो उठी
और बहू रश्मि को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा, ध्वनि अभी बहुत छोटी है, उसे पास सुलाओ। माँ वह नहीं मान रही, अपने भाइयों के पास ही सोने की जिद कर रही है। सोने दीजिए ना, दिन भर के थके हैं सारे बच्चे, एक बार आग लगेगी तो रात कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कहकर रश्मि वहां से खिसक गई। वो सोचने लगी, यह तो सही है कि थकान में रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता, पर रात ही तो वह समय है जब सब सो रहे होते हैं और करने वाले अपना खेल कर जाते हैं। रात ही तो वह पहर होता है जब चोर लाखों करोड़ पर हाथ साफ करते हैं। दिन में कुलीनता, शालीनता, सज्जनता और करीबी रिश्तों का नकाब पहने वाले अपने लोगों ही अपनी हवस पूरा करने के लिए रात में सारे रिश्ते को तार तार कर देते हैं। कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सो उनका मन नहीं माना और कुछ देर बाद वो फिर से हॉल में जा पहुंची। ध्वनि उसी स्थान पर लेटी थी। उन्होंने धीरे से उसके पास जाकर ना जाने कान में क्या कहा कि वह तुरंत अपनी दादी के साथ चल दी। बड़े प्यार से अपने बगल में लिटाकर वो ध्वनि को कहानी सुनाने लगी और कुछ देर में ध्वनि नींद की आगोश में चली गई। पर नाते रिश्तों पर कतई भरोसा न करने वाला उनका विद्रोह मन अतीत के गलियारों में जा पहुंचा। तब वो भी अपनी पोती ध्वनि की उम्र की ही थी। परिवार में उनके अलावा 4 वर्षीय एक छोटी बहन थी। माँ गांव की अल्प शिक्षित सीधी साधी महिला थी। एक बार ताऊ जी का 23 वर्षीय बेटा मन्नू उनके घर 2-4 दिनों के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देने आया था। भाई के आने से घर में सभी बहुत खुश थे। आखिर वह पहली बार जो आया था। गर्मी का मौसम था, उस समय कूलर एसी तो नहीं होते थे। सो माँ ने खुले छोटे आंगन में जमीन पर ही बिस्तर लगा दिया। वो अपने पिता से कहानी सुनने की जिद कर रही थी कि तभी भाई ने कहानी सुनाने का वास्ता देकर उसे अपने पास बुला लिया। वह भी खुशी खुशी भैया के पास कहानी सुनते सुनते सो गई। आधी रात को जब सब सोए थे, अचानक उन्हें अपने निचले वस्त्र के भीतर कुछ होने का एहसास हुआ। कुछ समझ नहीं आने पर वो अचकचाई और करवट लेकर लेट गई। कुछ देर बाद भाई ने दोबारा उन्हें अपनी ओर कर लिया और वही कार्य फिर से शुरू कर दिया। न जाने क्यों उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब असहनीय हो गया तो वो झटके में उठी और जाकर माँ से चिपक कर लेट गई। उस दिन बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर भैया उसके साथ क्या कर रहे थे। 8 साल की बच्ची क्या जाने कि उसके ही चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस समय मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया तो था नहीं, जो माँ के बिना बताए ही सब पता चल जाता। यह सब तो उसे बाद में समझ आया कि उस दिन भाई अपनी ही चचेरी बहन के साथ छी सोचकर उसका मन आज भी मुन्नू भैया के प्रति घृणा से भर उठता है। अगले दिन सुबह माँ ने पूछा, क्या हुआ, रात को उठकर मेरे पास क्यों आ गई थी। उस समय उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह सो कुछ नहीं कही, ऐसे ही कहकर बाहर ही चली गई। उस समय तो क्या वह तो आज तक माँ से नहीं कह पाई कि उनके लाडले भतीजे ने उसके साथ क्या किया था। पर क्या वह उस समय माँ को बताती तो माँ उसकी बातों पर भरोसा करती? शायद नहीं, क्योंकि माँ की नज़रों में तो वह तो बच्ची थी और मुन्नू भैया उनके लाडले भतीजे। उस जमाने में माँ बेटी में संकोच की एक दीवार रहती थी।
वो इतना खुलकर हर मुद्दे पर बात नहीं करती थी जिसे कि आज की माँ बेटियां करती हैं। वह कभी किसी से इस विषय में बोल तो नहीं पाई, परंतु पुरुषों और अनजान शख्सों के प्रति एक अनजाना सा भय मन में समा गया। पुरानी यादों के पर्दे थी कि धीरे धीरे खुलती ही जा रही थी। समय बीतता गया। जब उन्होंने जवानी के दहलीज पर पैर रखा तो पिता को शादी की चिंता सताने लगी। आखिर एक दिन वह भी आया जब पेशे से प्रोफेसर बसंत उनके जीवन में आए। उन्हें याद है जब वो शादी करके ससुराल आई तो बहुत डरी हुई थी। पति बसंत बहुत सुलझे और समझदार इंसान थे। उन्होंने आम पुरुष की तरह संबंध बनाने की कोई जबरदस्ती नहीं की। जब सारे मेहमान चले गए तो एक दिन परिस्थितियां और माहौल अनुकूल देखकर बसंत ने जब उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए तो वो घबरा कर पसीना पसीना हो गई और उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। इसके बाद जब भी बसंत उनके नजदीक आने की कोशिश करते उनकी यही स्थिति हो जाती। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कई बार रंजना से इसका कारण जानने की कोशिश की, परंतु रंजना हर बार टाल गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, समझदार बसंत ने मानो समस्या हल करने का बीड़ा ही उठा लिया। वो रंजना का हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गए और बड़े प्यार से इस मनोदशा का कारण पूछने लगे। पहले तो रंजना चुप रही, पर फिर बसंत के प्यार भरे स्पर्श से सालों से जमी बर्फ की परतें मानो पिघलने को आतुर हो उठी। उनकी आंखों से आंसू के रूप में लावा बह निकला और रोते रोते पूरी बात उन्होंने बसंत को कह सुनाई, जिसका सर यह था कि जब भी बसंत उनके नजदीक आते हैं उन्हें वह काली रात याद आ जाती है और वो घबरा उठती है। बसंत कुछ देर तो शांत रहे। वातावरण में चारों ओर मौन पसर गया। वो मन ही मन घबराने लगी कि न जाने बसंत की प्रतिक्रिया क्या होगी, परंतु कुछ देर बाद माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए बसंत उठकर उनकी बगल में बैठ गए। रंजना का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से बोले, रंजू, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। गलती तो तुम्हारे उस भाई की थी जिसने एक कोमल कली को कुचलने का प्रयास किया, जिसने तुम्हारे माता पिता के साथ विश्वासघात किया, जिसने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। वह भाई के नाम पर कलंक है। जहाँ तक माँ का सवाल है, वो यह कभी सपने में भी नहीं सोच पाई होंगी कि उनका सगा भतीजा ऐसा कुकृत्य कर सकता है, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम पति पत्नी हैं। तुम्हारा और मेरा हर सुख दुख साझा है। कल हम एक मनोवैज्ञानिक काउंसल के पास चलेंगे, जिससे तुम अपने मन की सारी पीड़ा को बाहर लाकर अपने और मेरे जीवन को सुखमय बनाओगी। इतना भरोसा रखो अपने इस नाचीज जीवन साथी पर कि जब तक तुम स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लेती, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। बस इतना प्रॉमिस जरूर चाहूँगा कि यदि भविष्य में हमारी कोई बेटी होगी तो उसे तुम संभाल कर रखोगी, उसे किसी भी हालत में परिचित अपरिचित की हवस का शिकार नहीं होने दोगी। बोलो, मेरे साथ देने को तैयार हो? हाँ बसंत, मैं अपनी बेटी को तो क्या, इस संसार की किसी भी बेटी को उस तरह की मानसिक यातना से गुजरने नहीं दूंगी जिसे मैंने भोगा है। पर मुझे अभी कुछ
वक्त और चाहिए। रंजना ने वसंत का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो वसंत मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, यह बंदा ताउम्र खूबसूरत पत्नी की सहमति का इंतजार करेगा। अचानक रंजना कुछ सोचते हुए बोली, बसंत, मैं धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसा समझदार पति मिला। मुझे लगता है हर महिला बाल्या अवस्था में कभी न कभी पुरुषों द्वारा इस प्रकार से शोषित होती होंगी। अगर आज तुम्हारे जैसा समझदार पति नहीं होता तो मुझ पर क्या बीतती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितने परिवारों में ऐसा ही दर्द अपने मन में समेटे लिए महिला जबरदस्ती पति के सम्मुख समर्पित हो जाती हैं। कितनी महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और कितने के इसी कारण से परिवार टूट जाया करता है। जबकि इस प्रकार की घटनाओं में महिला पूरी तरह निर्दोष होती है, क्योंकि बाल अवस्था में तो वह इन सब के मायने भी नहीं जानती। चलो अब कुछ खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, बसंत ने कहा तो वो मानो विचार से जगी और फटाफट चाय नाश्ता लेकर आ गई। कुछ दिनों की काउंसलिंग सेशन के बाद वो सामान हो गई और एक दिन जब वो नहाकर बाथरूम से निकले ही थी कि बसंत ने उन्हें अपने बाहु पास में बांध लिया और प्यार भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए बोले, अब कंट्रोल नहीं होता, बोलो हाँ है ना। बसंत की प्यार भरी मदहोश कर देने वाली नजरों में मानो वो खुश हो गई और खुद को बसंत को छूने से रोक नहीं पाई। बसंत ने उन्हें दो प्यारे और खूबसूरत से बच्चे दिए, बेटी रूपा और बेटा रुपेश। उन्हें अच्छी तरह याद है जैसे ही रूपा बड़ी होने लगी वो रूपा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। दोनों बच्चों के साथ बसंत और उन्होंने ऐसा दोस्ताना रिश्ता कायम किया था कि बच्चे अपनी हर छोटी बड़ी बात माता पिता से शेयर करते थे। वो चारों आपस में माता पिता कम दोस्त ज्यादा थे। बेटी रूपा जैसे ही 7 से 8 वर्ष की हुई उन्होंने उसे अच्छी बुरी भावनाएं, स्पर्श और नजरों का फर्क भली भांति समझाया ताकि उसके जीवन में कभी कोई रात काली ना हो। सोचते सोचते कब आँख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह आंखें देर से खुली तो देखा सभी केरवा डैम जाने की तैयारी में थे। वो फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ली। अगले दिन रश्मि की दीदी का सुबह की ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था। 3 दिन कैसे हंसी खुशी में बीत गए पता ही नहीं चला। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।